नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना को लेकर एक बार फिर लापरवाही कैसे शुरू हो गई है। आज मैं आपको इस बात के सबूत दूंगा कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों से आए लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए वो गायब हो गए हैं। जिन लोगों के बारे में आशंका है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से इफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही और ये खतरा बड़ा है। ये उसी तरह की घटनाएं हैं जो पिछले साल हमने देखी थी। ये कोरोना के उसी खौफनाक मंजर की तरफ इशारा करती हैं जो हमने अप्रैल और मई के महीनों में देखा था। एयरपोर्ट पर पाबंदियां हैं, पहरा है, आरटी-पीसीआर टेस्ट वहीं हो रहे हैं। विदेश से आने वाले जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। विदेश से आने वाले जो नेगेटिव हैं उन्हें भी 7 दिन तक आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग गायब हो गए हैं जो बाद में इंफेक्टेड पाए गए। और चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद इन लोगों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है, इनकी ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि एयरपोर्ट पर कई लोग अपना फोन नंबर और अपना पता गलत लिखाकर चले गए। अफसर फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है और जो एड्रेस लिखाया गया वहां पर कोई नहीं मिला। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कुल मिलाकर 45 से ज्यादा ऐसे लोग गायब हैं जो विदेश से लौटे थे। इतना ही नहीं, बहुत से लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के साथ शादियों में शामिल हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। इस खतरे को समझाने के लिए कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ ऐसे केसेस की डिटेल मेरे पास है जो आपको चौंका देंगी। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर जयपुर से आई। जयपुर में वही हुआ जिसका लोगों को डर था। लोगों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के कारण कोरोना का खतरा अब जयपुर के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और अब तक जयपुर से निकलकर कहां कहां तक पहुंच गया होगा कोई नहीं बता सकता। आप जयपुर का किस्सा सुनेंगे तो सिहर जाएंगे। जयपुर में साउथ अफ्रीका से एक परिवार आया, शादी में शरीक हुआ, इसके बाद नाते रिश्तेदारों से मिला। जब रिश्तेदारों की तबीयत खराब हुई, 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो फिर जांच हुई, पता लगाया गया कि वायरस कहां से आया। तब प्रशासन उस परिवार तक पहुंचा जो साउथ अफ्रीका से आया था। पूरे परिवार का कोविड टेस्ट किया गया और 2 बच्चों समेत परिवार के 4 मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले। अब सबके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की खोजबीन हो रही है। चूंकि परिवार साउथ अफ्रीका से आया था, इसलिए इस बात का पूरा डर है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का इंफेक्शन लेकर आया हो। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए खतरा कितना बड़ा है। जो लोग विदेश से कोरोना वायरस लेकर आए थे वो घूमते फिरते रहे, लोगों से मिलते रहे और इंफेक्शन फैलाते रहे, और इन लोगों के इंफेक्शन का पता अब भी न लगता। असल में एक व्यक्ति का ऑपरेशन होना था, इसलिए ऑपरेशन से पहले उसका कोविड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार के दूसरे मेंबर्स का भी टेस्ट हुआ। 4 लोग और पॉजिटिव मिले, तब आंखें खुली। फिर पूछा गया कहां गए थे, किससे मिले थे, तब जाकर साउथ अफ्रीका से आई फैमिली की जानकारी मिली। उस परिवार को खोजा गया, वो 4 पॉजिटिव मिले। अब आप सोचेंगे कि साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट के पैसेंजर्स की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही है, एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है, तो फिर यह पूरा परिवार एयरपोर्ट से बाहर कैसे आया, पकड़ा क्यों नहीं गया? असल में यह परिवार साउथ अफ्रीका से सीधे इंडिया ना आकर दुबई के रास्ते भारत आया, इसलिए रैंडम टेस्टिंग में बच गया। 25 नवंबर को यह फैमिली भारत पहुंची। परिवार ने मुंबई एयरपोर्ट पर 72 घंटे पहले की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट नेगेटिव थी। पूरी फैमिली मुंबई से जयपुर आ गई। 28 नवंबर को पूरे परिवार ने रॉयल सिटी पैलेस में शादी अटेंड की। अब पता लगा कि पूरा परिवार कोरोना के वायरस का शिकार था। 4 के 4 इंफेक्टेड थे। जिस शादी में फैमिली शामिल हुई थी उसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। इनमें से कितनों को इन्फेक्शन हुआ होगा? जिन्हें इन्फेक्शन हुआ वो लोग कहां कहां गए होंगे, किस किस से मिले होंगे, कहां कहां तक वायरस के नए वेरिएंट को पहुंचा दिया होगा, अब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, इस समय हल्का सा बढ़ोतरी हुई है कोरोना संक्रमण के अंदर,
उसके तहत जो आदर्श नगर में जो परिवार के 5 सदस्य पॉजिटिव आए हैं, उनसे ज्ञात, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज्ञात हुआ कि उनके रिलेटिव हैं जो साउथ अफ्रीका से आए हैं। दुबई होते हुए, बॉम्बे एयरपोर्ट के होते हुए वो उनका जयपुर आना बताया गया है। उनके आने के बाद हमने उनकी कल सुबह सैंपल, चारों के सैंपल कर लिए उनके, और देर शाम को वो चारों सैंपल पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद उनको वहाँ तुरंत रात को ही, उसी समय मालूम होने के बाद रात को ही क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट पर उनको आइसोलेट कर दिया गया है। RUHS हमारा पैक्स इंस्टीट्यूट है कोरोना का, उसमें उनको अलग से आइसोलेट किया गया है। उसके और उनकी जो सैंपल है पॉजिटिव आए हैं, उनको हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS हॉस्पिटल भेज दिए हैं। उन रिपोर्ट आने के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से कौन सा वेरिएंट है उस आधार पर निर्धारण किया जाएगा। ये 4 लोग और जो कांटेक्ट में आए, यानी कुल मिला के अब 9 लोग ये पॉजिटिव मिले हैं। हाँ, यदि इनको देखा जाए तो उनके रिलेटिव हैं और वो भी पॉजिटिव है। उनके पॉजिटिव आने के बाद ही उनको मालूम चला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर कि ये लोग उनसे संपर्क में आए हैं। उसी आधार पर इनका हमने सैंपल लिया है। तो देखा जाए तो टोटल 9 लोग ये पॉजिटिव हैं। लेकिन इनके सैंपल जो अन्य जगह दुबई या मुंबई वगैरह में लिए गए, वहाँ पे नेगेटिव आए थे। बिल्कुल, जब ये यहाँ पर भारत में आए उस समय इनका जो सैंपल तो दुबई में कराई, इन्होंने बॉम्बे एयरपोर्ट में कराई, तो पहले सैंपलिंग पर बता रहे हैं वो सभी रिपोर्ट नेगेटिव है उनके पास। यहाँ कल जो हमने सैंपल लिए हैं वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इस मामले को समझिए। इस केस में नोट करने वाली बात यह है कि इस परिवार ने मुंबई एयरपोर्ट पर कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट दिखाई थी वो रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन 3 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि विदेश से आने वाले जिन लोगों की रिपोर्ट एयरपोर्ट पर नेगेटिव दिखाई दे रही है वो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। कई बार सिम्टम्स देर से आते हैं। टेस्ट में वायरस का पता 3-4 दिन के बाद लगता है। इसीलिए सरकार विदेश से आने वालों से कम 7 दिन तक अपने घर में होम आइसोलेशन में रहने को कह रही है, लेकिन लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, इसलिए खतरा बढ़ गया है। जयपुर से इसी तरह की एक और परेशान करने वाली खबर आज आई है। एक परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से इंडिया आया। पूरी फैमिली दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गई, फिर बीकानेर घूमने गए, उसके बाद जयपुर पहुंचे। कुल मिलाकर यह परिवार 15 दिन भारत में रहा। 27 नवंबर को परिवार का कोविड टेस्ट किया गया। 28 को रिपोर्ट आई, दोनों बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। लेकिन मुश्किल यह थी कि यह परिवार बच्चों को लेकर US वापस चला गया। अब उनके संपर्क में कौन कौन आया, वो कहां कहां गए, किस किस से मिले, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि वो वैष्णो देवी गए थे, बीकानेर गए, जयपुर के बाजारों में घूमे, दुकानों पर गए, खरीदारी की। अब प्रशासन कहां कहां जाए, किस किस से पूछे, किस किस का टेस्ट कराए, सोचिए खतरा कितना बड़ा है। भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय ने भी निर्देश दिया है कि जो भी इस तरह के जो इन देशों से लोग आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग वहीं पर एयरपोर्ट पे की जा रही है। और ये जो संक्रमण है हमारे देश में नहीं आए, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिव रेट काफ़ी ज़्यादा बताई गई है। इसको इसलिए हम यहाँ विशेष ध्यान दे रहे हैं कि रोकथाम करने प्रयास कर रहे हैं कि देश में कोई ओमिक्रॉन का केस नहीं आए। पिछले 1.5 साल से जिस तरह कोरोना का जो हमारे राजस्थान में, भारत में रहा है प्रसार, वो देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं। काफ़ी अच्छी बेड सुविधा हमने विकसित की है, ऑक्सीजन प्लांट विकसित किए हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिए गए हैं। दवाइयों का स्टॉक सभी अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक अगले 4 महीने तक का रखा गया है। सभी तरह के इंजेक्शन, आवश्यक इंजेक्शन की आपूर्ति कर ली गई है। सभी तरह की सुविधा हमारे पास है। सभी डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ ट्रेनिंग दे दी गई है। हम किसी भी स्थिति से निपटने तैयार हैं, किंतु मेरी कोशिश है कि किसी प्रकार से भारत राजस्थान में दोबारा कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। ICU तैयार हैं, ऑक्सीजन तैयार है, हॉस्पिटल तैयार हैं, डॉक्टर तैयार हैं। ये सब सुनकर लगता है कि सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस अंदाज में बात कही गई उससे लगा कि जैसे सरकार ने मान लिया कि हालत तो बिगड़ेगी। और यह आशंका मेरे ख्याल से सही भी है, क्योंकि आम लोग तो छोड़िए, सरकार के मंत्री और बड़े बड़े नेता खुद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हैं। और इसका उदाहरण मेरे पास में है। जयपुर से जो तीसरी खबर आई वो सबसे ज्यादा भयानक है और चिंता में डालने वाली है। कांग्रेस के बड़े नेता, राजस्थान के फॉर्मर मिनिस्टर बृजकिशोर शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे नेता कोरोना पॉजिटिव हुए, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, इसमें कोई चिंता की बात क्या है? तो सुनिए, बृजकिशोर शर्मा की कोरोना रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई।
उससे 36 घंटे पहले यानी 30 नवंबर को बृजकिशोर शर्मा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ एक मीटिंग में मौजूद थे। असल में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर जयपुर में 12 दिसंबर को बड़ी रैली करने वाली है। इसकी तैयारियों में पूरी पार्टी और राजस्थान की पूरी सरकार लगी है। राहुल गांधी इसी पब्लिक मीटिंग की तैयारियों के सिलसिले में जयपुर में कांग्रेस दफ्तर में एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्यों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत राजस्थान कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेता और विधायक मौजूद थे। इस मीटिंग में ना तो बृजकिशोर शर्मा ने मास्क लगाया, ना अशोक गहलोत ने मास्क लगाया हुआ था। ज्यादातर नेता बिना मास्क के अगल बगल बैठे थे। बृजकिशोर शर्मा ने उसके अगले दिन यानी 1 नवंबर को कोविड टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब पूरी की पूरी सरकार परेशान है क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें बृजकिशोर शर्मा मौजूद थे। कोरोना की पिछली लहर की शुरुआत जयपुर, इंदौर, पुणे और नागपुर जैसे शहरों से हुई थी। इसी तरह के केसेस सामने आ रहे थे। उस वक्त भी लोग कोरोना को छुपा रहे थे, टेस्टिंग कराने से बच रहे थे। अब एक बार फिर वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात है कि अशोक गहलोत ने बड़ी मुश्किल से जयपुर के रामबाग जैसे इलाकों में कोरोना को काबू में किया और अब वो खुद लापरवाही करेंगे, ये देखकर हैरानी हुई। आश्चर्य की बात है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस के ज्यादातर नेता कोरोना पेशेंट के साथ मौजूद थे, ये मीटिंग उस रैली की तैयारियों के लिए हो रही थी जो जयपुर में 12 दिसंबर को होनी है। असल में पहले कांग्रेस दिल्ली में पब्लिक मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के तहत दिल्ली सरकार ने कांग्रेस को रैली की परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी की रैली जयपुर में कराने का फैसला हुआ। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, परमिशन की दिक्कत नहीं है, रैली भी कोई छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट है। हर जिले के यूनिट को रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि कोरोना का खतरा है, इसलिए अदालत में एप्लीकेशन फाइल हो गई। कांग्रेस की रैली पर रोक लगाने की मांग की गई। अब किसी ने कांग्रेस की रैली पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कांग्रेस ने 5 नवंबर को जयपुर में होने वाले अमित शाह के रोड शो पर भी रोक लगाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अब सोचिए, इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश से अपील कर रहे हैं कि कोरोना का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, उस वक्त राजस्थान में रैली पर पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में कोरोना कैसे रुकेगा? और यह दिक्कत सिर्फ राजस्थान में नहीं है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी ऐसी ही खबरें आई हैं जिससे सरकार भी परेशान है और आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस कल कर्नाटक में मिले थे और आज खबर आई कि साउथ अफ्रीका से कर्नाटक आए 10 लोग गायब हो गए। वो मिल नहीं रहे, उनको ढूंढा जा रहा है, उनके फोन स्विच ऑफ हैं और जो पता उन्होंने लिखाया था वो गलत है। अब प्रशासन इन लोगों को ढूंढे तो ढूंढे कैसे? पूरी ताकत लगाई हुई इन्हें खोजने में। कर्नाटक सरकार का दावा है कि किसी भी हालत में इन 10 लोगों को आज आधी रात तक ट्रेस कर लिया जाएगा। असल में पिछले कुछ दिन से दक्षिण अफ्रीका से 57 लोग कर्नाटक पहुंचे। इनमें से ज्यादातर का एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि ये सभी लोग 24 नवंबर से पहले साउथ अफ्रीका से बेंगलुरु आए। तब कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर इतना खौफ, इतना डर नहीं था। लेकिन 24 नवंबर को ही साउथ अफ्रीका ने WHO को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जानकारी दी। कोरोना वायरस के इस रूप को WHO ने 2 दिन बाद ही 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। इसीलिए भारत सरकार ने अब उन लोगों का भी कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया जो 24 नवंबर से पहले भारत आए थे। इसलिए उन 57 लोगों की खोज शुरू हुई। 47 तो मिल गए, लेकिन 10 अभी भी गायब हैं और सबके फोन नंबर, सबके पते दोनों गलत हैं। पुलिस खोज खोज कर परेशान हो गई है, कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसलिए अब कर्नाटक सरकार इन लोगों से सामने आकर टेस्ट करवाने की अपील कर रही है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा अगर ये लोग सामने नहीं आएंगे तो इनके साथ साथ उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जो इनके संपर्क में है, जो इनके कांटेक्ट में है। I would like to appeal to all those people to behave responsibly because
you don't have the freedom, you don't have, you should be ethical in your behavior. You can't switch off because you are positive and spread to your near and dear ones and the people whom you do not know. So this will be unethical on anybody's part. So I request and I appeal all of them to behave more responsibly, more maturely. कर्नाटक सरकार ज्यादा परेशान इसलिए भी है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केसेस यहीं मिले हैं और अब साउथ अफ्रीका से आए 10 लोग गायब हैं। इसीलिए अब कर्नाटक सरकार ने वॉर फुटिंग पर काम शुरू किया है। आज कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा कि इन लापता लोगों को आज रात 12 बजे तक ट्रेस कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के निर्देश के बाद आज बेंगलुरु में उस डॉक्टर के घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव है। इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 100 मीटर तक सड़क बंद कर दी गई। डॉक्टर के परिवार के 10 मेंबर्स के अलावा 32 पड़ोसियों का भी टेस्ट किया गया है। ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए डॉक्टर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों के मुताबिक 20 नवंबर को बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसी हेल्थ कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन मिला। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल 4 और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 3 डॉक्टर्स में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, जबकि एक डॉक्टर की जीनोम सीक्वेंसिंग के टेस्ट के रिजल्ट का भी इंतजार है। बेंगलुरु आए जिस विदेशी नागरिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था वो तो दुबई चला गया है, लेकिन अब प्रशासन ने उस प्राइवेट टेस्ट लैब के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जिसने इस विदेशी नागरिक को देश से बाहर जाने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दी थी। जांच का मकसद ये जानना है कि क्या वाकई वो विदेशी नागरिक कोरोना नेगेटिव हो गया था या फर्जी रिपोर्ट बनाई गई। वैसे एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 दिन में कर्नाटक में एट रिस्क कंट्रीज से 1565 लोग आए, 1565। इन सब की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चूंकि कर्नाटक में वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है, इसलिए कर्नाटक सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं, उन्हें मॉल में या सिनेमा हॉल में घुसने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने स्कूल बंद नहीं किए हैं, लेकिन वही बच्चे स्कूल जा सकते हैं जिनके पेरेंट्स फुल्ली वैक्सीनेटेड हों। स्कूलों में किसी तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। शादी समारोह में ज्यादा से ज्यादा 500 लोग शामिल हो सकेंगे। कर्नाटक सरकार ने अब रोज कम से कम 1 लाख कोरोना टेस्ट करने का टारगेट रखा है। ऑक्सीजन वाले आईसीयू बेड्स को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट्स को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है जिससे ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो। वैसी शॉर्टेज जैसी सेकंड वेव के दौरान हो गई थी। The entry to mall, cinema theater shall be allowed only the person who have vaccinated with 2 doses of COVID vaccine. The government servant shall be vaccinated with 2 doses of COVID-19 vaccine. It's a compulsory. Parents of the school children's 2 vaccines is compulsory. Today 10 people missing within today within 12 o'clock today night. We will trace and we will test. कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर का दावा है कि कोरोना टेस्टिंग के डर से छुपे 10 लोगों को आज रात 12-1 बजे तक ट्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन चिंता की बात है कि विदेश से आए ऐसे लोग जो गायब हुए हैं सिर्फ कर्नाटक के नहीं हैं। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में तो विदेश से लौटे 30 लोग गायब हैं। प्रशासन का कहना है कि पिछले 10 दिन में 60 लोग विदेश से विशाखापट्टनम आए। उनमें से 30 लोगों के बारे में पता नहीं लग पा रहा है। ये लोग फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे, कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ हैं। जो 60 लोग विदेशों से विशाखापट्टनम आए उनमें से 3 साउथ अफ्रीका और 6 बोत्सवाना से आए थे। इन लोगों में से 6 का पता लग गया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। जो 3 लोग गायब हैं उनमें से 1 साउथ अफ्रीका से और 2 बोत्सवाना से आए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे पहले केसेस साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से ही सामने आए थे। इसलिए इन देशों से भारत आए लोगों का इस तरह से गायब हो जाना चिंता की बात है। कर्नाटक सरकार की तरह आंध्र प्रदेश सरकार भी इन लोगों को अपील कर रही है, सामने आए, टेस्ट करवाएं।
international travelers to the Visakhapatnam district. They might have come from either Bangalore, Chennai, or even Hyderabad also. So we also already traced some of the people and we have tested them also. So they came negative, but some of the people are still untested. I mean, their cell phones are little switched off. But we are making efforts to ensure that they will be traced and they will be tested. But the protocol is very clear, be it from the central government or from the government of Andhra Pradesh. So once any international travel gets tested positive, so apart from following the routine protocol, be it containment or treatment, so we will try. We are sending their samples also to the genome sequencing also. जो लोग विदेश से आए हैं वो अनजान नहीं हैं, वो कोरोना के खतरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना एफिशिएंट है, कितना इन्फेक्शियस है, कितनी तेजी से फैलता है, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ये मानना तो मुश्किल है कि जो लोग गायब हुए हैं उनकी मंशा ठीक है। दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है कि टेस्ट होगा, पॉजिटिव आए तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, इसलिए लोग सामने आने की बजाय छुप जाते हैं। हमने कोरोना की सेकेंड वेव से पहले नागपुर, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसे तमाम शहरों में इसी तरह की खबरें देखी थी। उस वक्त तो कोविड टेस्ट करने के लिए पहुंची हेल्थ वर्कर्स की टीम पर हमला भी होता था और जिन इलाकों में ऐसा हुआ बाद में वही कोरोना के एपिसेंटर बने। इसलिए विदेशों से आए लोगों का गायब होना बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये लोग जानबूझकर हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सरकार को उन्हें ट्रेस करके आइसोलेशन में डालना चाहिए। अब सरकार की कोशिश है कि विदेश से किसी शख्स के साथ वायरस आ रहा है तो उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए। इसलिए एयरपोर्ट पर टेस्टिंग होती है, RT-PCR टेस्ट होता है। इसके नतीजे सामने आए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर 9 लोग कोविड पॉजिटिव मिले। इनमें से एक साउथ अफ्रीका से आया था। अब सबके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि जो लोग पॉजिटिव मिले हैं उन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन है या नहीं। लेकिन मुंबई से एक और परेशान करने वाली खबर यह आई कि भिवंडी के एक ओल्ड एज होम मातोश्री में 80 से ज्यादा सीनियर सिटीजन और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम के एक सीनियर सिटीजन में कोविड के सिम्टम दिखे। टेस्ट कराने पर जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद वहां रहने वाले बुजुर्गों और काम करने वालों का टेस्ट हुआ। 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इस ओल्ड एज होम को सील कर दिया गया है। आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नोट करने वाली बात है कि जिन 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें से 78 लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। सिर्फ 2 लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगी है। जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन ये माइल्ड सिम्टम होंगे। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन कितना असर करेगी इसकी स्टडी अभी पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भी वैक्सीन का असर होगा और इसके बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। अब इसके लिए भी प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है। नागपुर में तो प्रशासन ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह रोकने का फैसला किया है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। अब ट्रेजरी से सैलरी तब रिलीज होगी जब फुल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। गुजरात में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। गुजरात में बोस्वाना से आए 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले जामनगर में भी साउथ अफ्रीका से आए एक शख्स की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और एक बड़ी बात यह है कि जामनगर में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के 34 केसेस मिले हैं। इसीलिए अब गुजरात सरकार एक्शन मोड में है। सेकेंड वेव के दौरान गुजरात में हॉस्पिटल बेड, ICU बेड और वेंटिलेटर्स की जितनी डिमांड थी उससे 2 से 2.5 गुना तक बेड और वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया गया है। 400 से ज्यादा प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार कर लिए गए हैं। कोविड की दूसरी वेव की भीषणता को देखते हुए जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो है हॉस्पिटल्स में जो एडिशनल फैसिलिटीज क्रिएट की जानी चाहिए थी पीस टाइम पे, उसमें देखने को मिल रहा है। बेड्स की संख्या हम देख रहे हैं रिजर्व हो गई, लेकिन सारे के सारे बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन बेड्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साइड में बेड थे वो तो ऑक्सीजन लाइंस के साथ
कनेक्टेड थे ही, लेकिन जो बीच में बेड पड़े हुए थे वो उस वक्त ऑक्सीजन लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में सभी बेड जो हैं उनको अब ऑक्सीजन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ऑक्सीजन गैस लाइन और साथ ही सक्शन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी पेशेंट को जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। और सिर्फ यही नहीं, पूरे राज्य में जो 1,10,000 बेड रिजर्व किए गए हैं कोविड पेशेंट के लिए, नॉर्मल बेड जो रिजर्व किए गए हैं, वो भी ऑक्सीजन सप्लाई के साथ लैस होंगे। यानी अब जो सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन सप्लाई की सेकेंड वेव में जो फेस की गई, उसमें करीब 2 गुना से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, ताकि यदि 2 गुना केसेस भी बढ़ जाते हैं ज़्यादा सेकेंड वेव के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हॉस्पिटल के अंदर बेड्स पे उसकी कमी नहीं पड़ेगी। दिल्ली में 12 केसेस ऐसे हैं जिन पर ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से इन्फेक्टेड होने का सस्पिशन है, डर है। इन सबको एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। नए वेरिएंट के सस्पेक्टेड इन लोगों में 4 लोग ब्रिटेन से, 4 फ्रांस से, 1 नीदरलैंड से और 1 पेशेंट अफ्रीकी मुल्क तंजानिया से आया है। इन देशों में ओमिक्रॉन के केसेस मिल चुके हैं, इसीलिए जब एयरपोर्ट पर इनके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने तक इन सबको हॉस्पिटल में ही रहना होगा। अच्छी बात यह कि एलएनजेपी हॉस्पिटल की लैब देश की उन 37 लैब्स में से एक है जिनमें जीनोम सीक्वेंसिंग का अरेंजमेंट है। जो पेशेंट हॉस्पिटल लाए गए हैं उनमें से ज्यादातर में माइल्ड सिम्टम्स हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट से आने वाले मरीजों के लिए 40 बेड स्पेशल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा कोविड के दूसरे पेशेंट के लिए भी 450 बेड रखे गए हैं। कोविड की पिछली लहर के दौरान जो जो दिक्कतें आई थी उन सबको दूर कर लिया गया है। अब एलएनजेपी में हर बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई का इंतजाम है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अब उनका हॉस्पिटल किसी भी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी एक भी पेशेंट्स का पुष्टि नहीं हुआ है, खाली ये पता चला है कि उनको कोरोना है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है और या रेट पॉजिटिव है। 8 पेशेंट्स को सिर्फ कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आगे की जो टेस्ट है वो हमने भेजे और उसके रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। हमारे पास सारी जो है एडवांस्ड वायरोलॉजी लैब है और हमारे पास जो ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी है, चाहे वो डायग्नोसिस की है या ट्रीटमेंट की है या उनके जो सेपरेट ब्लॉक में रखने की हैं, वो सब व्यवस्था है। और दवाइयों का भी हमने काफ़ी जो 3rd वेव के लिए हमने तैयारी की है, यदि हमें केसेस बढ़ते हैं तो उस सब की तैयारी हमने यहाँ पर लोकनायक में की हुई है। पहले हमारा जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी था 5 मीट्रिक टन था, अभी हमारा जो लोकनायक का जो इन हाउस पीएसए प्लांट्स लग गए हैं और जो पर डे ऑक्सीजन का कैपेसिटी हमारा 55 टन पर डे का हो गया है। यानी कि सभी बेड्स पे पाइपलाइन से ऑक्सीजन है, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ गई है, एडवांस मोनिटर्स, वेंटिलेटर्स और आपके HFNOs, ये सब हमारे पास सब उपलब्ध है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वायरस के नेचर को देखकर ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन तो फैलेगा, 3rd वेव भी आ सकती है, लेकिन वायरस कितना घातक होगा इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स को देखकर यह कहना ठीक नहीं होगा कि वायरस ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, कम घातक होगा, जबकि कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पैनिक नहीं होना चाहिए। वायरस ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तो इसके इन्फेक्शन में न तो सांस की दिक्कत हो रही है, न ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और दूसरी बात देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास वैक्सीन का सुरक्षा कवच है और हर्ड इम्यूनिटी में भी 70% से ज्यादा लोग हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 3rd वेव आ भी गई तो हम पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं। ऐसे सुनने में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो रही है, फीवर की उतनी समस्या नहीं है, टेस्ट स्मेल ये सब ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे मॉर्टेलिटी ये वाली समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज है कि कंपेयर पिछले अगर आप सेकेंड वेव की शुरुआत से और आज कंपेयर करें तो आज हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं।
मजबूत स्थिति में इसलिए है कि हमारे पास वैक्सीन है जो कि बहुत तेजी से लग रही है और बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, तो एक वायरस के लिए बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दिया है हमने। दूसरी चीज, सीरो पॉजिटिविटी हिंदुस्तान में 70-80% ऑलरेडी है। इसका मतलब कि सेकेंड में बहुत सारे इन्फेक्शन हुए, तो हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त है। उसकी हमने प्राइस पे किया है, लेकिन जो भी है आज हमारे पास ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि किसी भी वायरस को इतनी जल्दी ये थर्ड वेव लाने में कामयाब नहीं होने देगी। मेरी जहां तक उम्मीद है कि केस के नंबर बढ़ेंगे लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन वो सारी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी। और हमको ये नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। वेरिएंट तो आएगा, आना था, और वेरिएंट जब आएगा तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आप चाहे फ्लाइट रोकें, चाहे कुछ रोकें, वो रुकता नहीं है। उसका नेचर ऐसा इन चीजों का। हो सकता है कि वायरस ज्यादा नुकसान न करे, ज्यादा घातक ना हो, लेकिन हम सिर्फ इसी उम्मीद में चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। इसलिए कोरोना के नए वेरिएंट की फिक्र तो सबको होनी चाहिए। कल लोकसभा में इस पर चर्चा शुरू हुई थी। आज हेल्थ मिनिस्टर ने इस चर्चा का जवाब दिया। कल आधी रात तक डिस्कशन चला था। 96 एमपीज ने चर्चा में हिस्सा लिया था। ये लोकसभा के इतिहास में रिकॉर्ड है। आज चर्चा का जवाब देते वक्त हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने डिटेल में बताया कि सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए किस किस तरह की तैयारी की है। मांडविया ने कहा कि पहले जीनोम सीक्वेंसिंग में 30 दिन का वक्त लगता था, अब जीनोम सीक्वेंसिंग 30 घंटे में हो जाती है। जल्दी रिपोर्ट आएगी, वेरिएंट का जल्दी पता लगेगा और उसे वहीं रोकने के लिए एक्शन भी जल्दी शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने दिसंबर 2020 में देश में रही विविध मंत्रालयों की प्रयोगशालाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम INSACOG बनाया और देश की 37 प्रयोगशाला एक प्लेटफॉर्म पर लाई गई और जो जीनोम सीक्वेंसिंग पर लगातार काम कर रही है। ये प्रयोगशालाएं अभी तक 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल का जीनोमिक सीक्वेंसिस कर चुकी है। इनकी रिपोर्ट राज्यों को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को आगे की रणनीति बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। शुरुआत के चरण में जीनोमिक सीक्वेंसिस का समय 30 डे जीनोमिक सीक्वेंसिस के समय लगता था। आज हम 30 घंटे में जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वैज्ञानिकों के आधार पर, भरोसा पर हमने प्राप्त कर ली है, जिससे जिले तक कौन सा वेरिएंट अस्तित्व में है वह मिल रही है। और अगर वायरस में म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट आता है तो भी हमें समय से पता चलेगा। यह कैपेसिटी हमने विकसित आज के दिन में देश ने कर ली है। अब अगर भगवान ना करे हालात बिगड़ गए, किसी की संख्या बढ़ गई, तो फिर हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके बाद हॉस्पिटल की कमियां गिनाई जाएंगी। फिर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू होगा। मांडविया इस बात को एडवांस में समझ गए, इसलिए उन्होंने आज ही सारी स्थिति साफ कर दी। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान वेंटिलेटर्स पर बहुत सारे सवाल उठे थे। चूंकि वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से लगवाए गए थे, इसलिए राज्यों ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल दी थी। इसलिए आज मनसुख मांडविया ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि देश में 44,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स लगवा दिए गए हैं, सारे के सारे ठीक से काम कर रहे हैं। 42,000 वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन की रिपोर्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी राज्य सरकारों से मिल गए हैं और ये सर्टिफिकेट भी मांडविया ने लोकसभा में दिखा दिए। सारे देश में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये सुनिश्चित करने के लिए, मुझे पता था कि ये राजनीति का क्षेत्र क्योंकि पीएम केयर से लगा है ना, पीएम केयर, प्रधानमंत्री जी ने क्या गुनाह कर दिया माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्होंने देश में 75,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए 58,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए ऑर्डर दिया देश के लिए, सभी राज्यों के लिए। वो कोई स्टेट में और दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी स्टेट के पास आज स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट होने से मेन पावर किसके पास है, हॉस्पिटल किसके पास है, स्टेट के पास ही है। हमें देना है तो स्टेट को ही देना है, स्टेट को ही जरूरियात पूरी करनी है। स्टेट को जरूरियात पूरी करने के लिए वेंटिलेटर सप्लाई किया और ये सर्टिफिकेट आपकी स्टेट के ऑफिसर ने और आपकी स्टेट की गवर्नमेंट ने आज तक 42,000 सर्टिफिकेट वहां से
सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, उसको इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद अच्छी तरह से चल रहा है, जरूरियात न हो और इंस्टॉल उसका यूज न हो एक बात है, अच्छी तरह से हो गया हो और ये हो जाने के बाद वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार ने दिए हुए सर्टिफिकेट है 42,000 सर्टिफिकेट। सम्मानित सदस्य श्री, आपकी स्टेट ने बैकअप में सारा एग्जाम्पल लेके आया हूं और आप चाहे तो उसको उपलब्ध भी करा देंगे। जब हम बिना आधार से बात तो कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिटिक्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। ये बात सही है कि आज हमारा देश कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। अब टेस्टिंग के लिए लैब्स हैं, ट्रेसिंग के लिए पूरा सिस्टम है, जीनोम सीक्वेंसिंग भी अब 30 घंटे में हो सकती है। हमारे देश में बनी वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 18 साल से ऊपर के करीब 50% लोगों को डबल डोज लग चुकी है। कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। न हॉस्पिटल्स पर प्रेशर है, न आज कहीं आईसीयू की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना वायरस से लड़ने के मामले में आज हमारा देश दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। लेकिन यह वायरस ऐसा है जो धोखा देता है। यह वायरस ऐसा है जो रूप बदल कर आता है। यह वायरस आज भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए चैलेंज बना हुआ है। हमने इस पर काबू पाया क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर लोगों ने कोऑपरेट किया, सावधानी बरती। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने जी जान से मेहनत की। हमारे साइंटिस्ट ने अपनी वैक्सीन इजाद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई को फ्रंट से लीड किया। लेकिन तो भी खतरा तो बना हुआ है, सावधान रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि नए वेरिएंट का खतरा इस लड़ाई का आखिरी मोर्चा है। अगर हम चौकन्ने रहे, बाहर जाने पर मास्क लगाया, भीड़ में जाने से बचते रहे, तो हम खुद भी बचेंगे और देश को भी इस वायरस से बचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में पब्लिक प्लेसेस पर जुमे की नमाज अदा करने के मुद्दे पर विवाद आज फिर सामने आया। आज फिर से कई जगहों पर जुमे की नमाज अदा करने की भीड़ जुटी और दूसरी तरफ इसका विरोध करने वाले भी अच्छी खासी संख्या में वहां पहुंच गए। हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी से हालात काबू में रहे। पुलिस ने सुरक्षा घेरे में लोगों से नमाज पढ़ने के लिए कहा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 37 की हैं, जहां पार्किंग के लिए अलॉट सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ी जा रही थी। इसी दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े आसपास के गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी हुई। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग खुले में नमाज पढ़े जाने का विरोध कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को सेक्टर 37 में खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि नमाज पढ़ने आए लोग वही नमाज अदा करने की जिद पर अड़े हुए थे। इसीलिए तकरार शुरू हुई। हंगामे की आशंका को देखते हुए पहले से बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी, इसलिए गड़बड़ी नहीं हो पाई। जिस तरह का हंगामा आज हुआ, यह आप जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में हर शुक्रवार को नमाज को लेकर हिंदू संगठन के लोग विरोध करते हैं, लेकिन आज बात काफी आगे बढ़ गई। हिंदूवादी संगठन के लोगों को नमाज से एतराज क्यों है? आसपास के गांव के लोगों की बात सुनेंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा लगेगा। हमारे गांव में कम से कम 1 से 1.5 लाख आदमी हैं। उनके रोज के प्रोग्राम इतने होते हैं, हमारे पास पहले ही जगह नहीं है। हम कहाँ से जगह लाए? हमारे पास अलॉट करो पहले। हमें स्टेडियम भी चाहिए, हमें कम्युनिटी सेंटर भी चाहिए। अगर अफसर बैठे हैं उनको अलॉट करने के लिए, तो अलॉटमेंट तो हमें भी चाहिए। हम भी तो मूल निवासी हैं खांडसा गांव के। पुश्तैनी हमारी जमीन है, हमारे 1000 साल का गांव का इतिहास है। हमारे को मूलभूत सुविधा मिली नहीं, और वो मेवात से आके बता रहे हैं कि भाई हम नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ, और नमाज जो पढ़ी जा रही है वो हमें जगह गुड़गांव की पसंद है। नमाज 1 से लाख तक भी खुले में नहीं होने देंगे। अपना करना है जहाँ वहाँ करो। हमारी पुश्तैनी जमीन, हमारे गाँव की जमीन, हमारे यहाँ कुछ नहीं। ये जगह पार्किंग के लिए अलॉट की गई है और हमारी यहाँ गाड़ियाँ से हटा दी गई। क्या ये प्रशासन ने सिर्फ उनके लिए छोड़ी है? क्यों? इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, और ना हम गाँव में होने देंगे। क्यों होने देंगे और क्यों होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? अपना उनका घर है, घर करो। मंदिर, हम हैं हिंदू हैं, अपने घर में करते हैं। मंदिर बने हुए वहां जाते हैं, हम खुले में नहीं करते। गुड़गांव प्रशासन बिका हुआ है, कहीं से दबाव है इनके पास।
सरकार से दबाव है, कहाँ से दबाव है हमको नहीं पता। ये सिर्फ पॉलिटिक्स बाजी हो रही है। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे। यहाँ पर बच्चे खेलते थे, हम भी खेलते थे, गाड़ियाँ खड़े होने के लिए जगह अलॉट की गई थी। बट जब से ये पहले 10 आए, फिर 20 आए, फिर 50 आए, ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना तो यही चाहते हैं कि हम जगह को कब्जाएंगे या जो भी है, मगर हम यहाँ पर नहीं पढ़ने देंगे नमाज। आज विरोध प्रदर्शन के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वो तब तक सेक्टर 37 में नमाज पढ़ते रहेंगे जब तक कि सरकार या प्रशासन उन्हें मना नहीं करता। कौन लोग विरोध कर रहे हैं, प्रशासन का ये समझने का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, क्योंकि हमारी नमाज जो है वो चिन्हित जगह है, उस जगह पर हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हो तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो आप नमाज पढ़ेंगे यहाँ पर? हाँ, नमाज पढ़ेगा प्रशासन, नमाज पढ़ेंगे भाई साहब। ये लोगों को कहना है कि 1 महीने की जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी है, अब नमाज नहीं होने। देखिए, ये विषय सरकार का है, आम जनता का नहीं है। आज पाकिस्तान से एक दिल दहलाने वाली खबर आई। पाकिस्तान में श्रीलंका के एक नागरिक को भीड़ ने जिंदा जला दिया। जिस शख्स की हत्या हुई वो सियालकोट में एक फैक्ट्री में मैनेजर था। वहां काम करने वाले लोगों ने मैनेजर पर ईश निंदा का झूठा इल्जाम लगाया, फिर इलाके में अफवाह फैला दी। भीड़ इकट्ठी हुई। पहले तो मैनेजर को भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया, इसके बाद सड़क पर खींचकर उसे जिंदा जला दिया। मामला विदेशी नागरिक की हत्या का था, इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तुरंत ट्विटर पर अफसोस जताया और कहा वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को खुद देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।